हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 22 नवंबर 2025 की सैटरडे की द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो हमारी ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है, जहाँ पर हम यूपीएससी करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। इसमें हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी ईयर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इनके साथ ही इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी, ये हमारे मेजर सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। उससे पहले हमने आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था? अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर विचार करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? नहीं बताना है इसमें। पहला है मंजूरी देना, दूसरा रोक कर रखना, तीसरा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना, चौथा स्वतः मंजूर मान लेना। तो कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन होगा इसका आंसर, यानी कि डीम्ड असेंट इसका जो अनुच्छेद 200 के तहत नहीं आता। हमारी आज की फर्स्ट न्यूज, सेंटर नोटिफाइड 4 न्यू लेबर कोड्स, यानी कि 4 नए लेबर कोड यानी कि श्रम संहिता को अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने इसको किया है। दे रिप्लेस 29 फ्रेगमेंटेड लॉज, यानी कि 29 जो लॉ थे उनको इन्होंने रिप्लेस किया ये 4 कोड्स ने। सम डेटिंग बैक टू 1930, यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जो 1930 के टाइम के थे। एंड प्रॉमिस जेंडर पे पैरिटी, यानी कि जो जेंडर के आधार पर पे करते थे। इसके साथ ही पीएम हेल्स कोड्स एज कॉम्प्रिहेंसिव वाइल ट्रेड यूनियंस कॉल देम प्रो एम्प्लॉयर एंड एंटी वर्कर। तो जो यूनियंस है, ट्रेड यूनियन, उन्होंने कहा है कि ये प्रो एम्प्लॉयर लॉ है और इसके साथ ही ये एंटी वर्कर भी है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू रिसीव बेनिफिट्स, गिग वर्क, प्लेटफॉर्म वर्क एंड एग्रीगेटर्स आर डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए ये न्यूज़ क्या है कि भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया, जिसमें जो नई श्रम संहिता है उसमें 4 नई श्रम संहिता को ऐड किया गया, यानी कि अधिसूचित कर दिया, नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये जो संहिता है 29 पुराने जो जटिल श्रम कानून थे उनको आसान करती है, इसके साथ ही तर्क संगत, आधुनिक बनाने का काम करती है। इससे देश के लगभग 40 से 50 करोड़ जो संगठित, असंगठित और गिग वर्कर्स या फिर स्वतः नियोजित होते हैं, जो श्रम होते हैं, उनको लाभ मिलेगा। तो श्रम मंत्री यहाँ पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने क्या कहा है कि इसे, उन्होंने कहा है कि श्रमिकों के कल्याण की ये एक ऐतिहासिक क्रांति है, उनके द्वारा ये कहा गया है। ये जो संहिता है आज यानी कि 22 नवंबर से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगी पूरे देश में, और इन्हें 2020 में, यानी कि इनको मंजूरी मिली थी 2020 में, मंजूरी मिल चुकी थी इनको। यानी कि कौन कौन से इसमें वेजेस हैं? 2019 के इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है, इसके साथ सिक्योरिटी कोड जो है 2020, एंड जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस है कोड, वो भी 2020। तो तब से इसको, यानी कि एक तरह से इसको लेकर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और जो है आज इनको प्रभावी कर दिया गया। तब देखिए 4 नई संहिता जो है, यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली है वेतन संहिता। तो ये है 2019, यानी कि कोड ऑन वेजेस के ऊपर जो है कोड लगाया गया। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी यानी कि मिनिमम जो उनको पे मिल सके, इसके साथ ही समय पर वेतन भुगतान मिलना, बोनस, समय वेतन सुनिश्चित करती है महिलाओं और पुरुषों के बराबर, यानी कि जो महिला है और पुरुष जो है उनको बराबर वेतन मिलेगा अगर वो सेम काम कर रहे हैं, यानी कि एक ही काम कर रहे हैं, दोनों को इक्वल पे मिलेगी। दूसरा, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का है। ये ट्रेड यूनियन जो है, जो ट्रेड यूनियन या फिर विवाद का निपटान करना, इसके साथ ही छंटनी या फिर हड़ताल वगैरह करना, तो इनको आसान बनाती। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय को भी पूर्ण लाभ मिलेगा, यानी कि कोई भी अगर एम्प्लॉय फिक्स्ड टर्म के लिए, उसको भी इस चीज का फायदा होने वाला है। इसके बाद तीसरा कोड क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, यानी कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, इसके साथ ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, इन सभी के लिए पीएफ, इसके साथ ही ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, इसके साथ बीमा और उनके साथ ही मातृत्व लाभ, यानी कि अगर कोई एक तरह से लेडी कोई भी अगर प्रेग्नेंट है या फिर मदर है तो उसको मातृत्व लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा कवरेज करने से 19% से बढ़कर ये 64% हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया गया इसमें। फोर्थ कोड इसमें क्या है?
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा सहायता यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इसके साथ हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड जो है। कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य यानी कि जांच जो है मुफ्त होगी। शिशु पालन केंद्र जो है, घर से काम की सुविधा, और जो ओवर टाइम पर अगर ओवर टाइम कोई लगाता है तो उसके लिए उसको जो पे है वो डबल मिलेगी यानी कि दुगनी पे मिलेगी। तो ये 4 इसमें कोड जो है यानी कि 4 नई श्रम संहिता जोड़ी गई थी और इनके हमने उद्देश्यों के देखा। अब देखिए जो श्रमिकों को लाभ इससे क्या क्या मिलने वाले हैं। पहली बात तो ये होगी, हमने बात की अभी, इससे क्या होगा, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि सभी को समय पर गारंटी क्षेत्र विशेष के अनुसार। इसके साथ ही नियुक्ति पत्र यानी कि हर कर्मचारी को अनिवार्य रहेगा। इससे क्या होगा कि जो है एक तरह से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ग्रेचुइटी यानी कि फिक्स्ड टर्म जो कर्मचारी उनको 5 की बजाय 1 साल बाद मिलेगी। महिलाओं के अधिकार दिए गए इसमें, समान वेतन, रात्रि शिफ्ट की अनुमति यानी कि रात को जो शिफ्ट है उसकी अनुमति। इसके साथ ही बड़ा मातृत्व अवकाश यानी कि अगर कोई लेडी मान लीजिए प्रेग्नेंट है या फिर किसी ऐसी कंडीशन में है तो उसको क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि उसको हॉलीडेज मिल सकती हैं। इसके बाद ही सामाजिक सुरक्षा जो है यानी कि मुफ्त जांच मिलेगी वहां पर, कार्यस्थल पर मेडिकल सुविधाएं मिलने वाली हैं। कार्य शर्तें क्या है यानी कि मैक्सिमम क्या है, सिर्फ 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। अगर ओवर टाइम कोई लगाता है ओवर टाइम तो उसके लिए उसको डबल पे दी जाएगी। इसके साथ ही गिग वर्कर्स यानी कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा इसमें रखा जाएगा। पहली बात तो जो सामाजिक सुरक्षा उसका दायरा, और इसके साथ ही दुर्घटना बीमा वगैरह सब कुछ होगा। अब देखिए ये जो है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये जो संहिता पिछले काफी मतलब जो पिछले 29 ऐसे कानून हैं उनको रिप्लेस यानी कि बदलती है जो काफी ज्यादा जटिल थे, कॉम्प्लेक्स थे। सरकार क्या कहती है कि इससे क्या होगा कि आर्थिक वृद्धि तेज होगी और जो श्रमिक है यानी कि जो मजदूर है, लेबर है, उनको एक तरह से सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही कुछ मजदूर संगठन उन्होंने छंटनी प्रावधानों पर यानी कि जो छंटनी करने जैसा है तो उनको एक तरह से उन्होंने इसको अनुचित ठहराया है यानी कि अस्पष्टता संभावित मनमाने कार्यान्वयन की आलोचना की है। वैसे मेहनत कशों के साथ धोखा मानते हैं कि अगर छंटनी की जाएगी तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनके साथ धोखा होगा। इसके अलावा फिर भी जो मजदूर भारतीय मजदूर संघ है उन्होंने इस चीज को यानी कि इन पूरे 4 जो अभी संहिता लागू की है इनको एक तरह से स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब देखिए इसको लागू करने के कारण क्या है यानी कि असूचित करने के। सबसे पहला कारण क्या है कि राज्यों को लगभग पूरा समन्वय वो बिल्कुल पूरा हो गया यानी कि जो राज्यों का समन्वय वो पूरा हो गया है। नए कोड जो अभी लागू हुए उसके लिए केंद्र को यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के नियम बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा 2020 से लेकर 2025 तक अगर हम देखें 5 साल लगे हैं क्योंकि 36 में से 35 राज्य जो हैं यानी कि केंद्र प्रशासित अभी टोटल मिलाकर उन्होंने अपने अपने नियम बना लिए इस चीज को। लेकिन पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल जो है उसने अभी तक उसके अपने लिए कोई भी अंतिम नियम नहीं बनाया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का दबाव यानी कि जनहित याचिका बार बार वहां पर दायर होती है और सवाल उठ रहा कि 2020 में संसद ने अपने ये जो कानून पास किए थे इसको अभी तक लागू क्यों नहीं किया। इसी वजह से इसको लागू कर दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों को बढ़ाने की जरूरत नजर आई और इसको लागू किया गया है। भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊपर लेकर आना है। इसी कारण पुराने जो श्रम कानून है वो काफी ज्यादा जटिल थे, उसमें कोई बात इतनी स्पष्ट नहीं लिखी थी। तो इसी वजह से अब जो है आर्थिक सुधार करने के लिए यानी कि आर्थिक सुधारों की जो गति है वो तेजी से हो, इसी कारण ये जो नए बनाए गए हैं, ये जो नए मतलब कि नई संहिता लाई गई है। इसके साथ ही फोर्थ रीजन अगर हम देखें तो गिग इकोनॉमी है हमारी, और नए तरह के काम को कवर करने की जो जरूरत रहती है, जिसमें अभी हमने देखा है जैसे कि स्विगी आता है, इसके साथ ही जोमेटो जैसी जो सर्विस है, ओला है, उबर है, अर्बन कंपनियां जैसे प्लेटफॉर्म पर करीब 1.5 से 2 करोड़ जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, जिन्हें पहले कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं थी लेकिन अब उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही कोविड के बाद जो गिग वर्कर्स है उनकी संख्या लगातार तेजी से बढ़ती गई।
इसलिए उनको तुरंत कवर करने की ये दबाव बना हुआ था। इसके अलावा जो विकसित भारत का एक मिशन है हमारा 2047 एंड G20 की जो प्रतिबद्धता है उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया था कि जो सभी पुराने श्रम कानून जो उनको नए कानूनों से बदल दिया। इसके अलावा ही राजनीतिक कारण क्या है, 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मतलब कि जो भी अभी सत्ता में है पार्टी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि श्रम सुधारों को यानी कि श्रम सुधारों को हम पूरा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली, बिहार जैसे जो बड़े राज्य हैं वहां पर अभी विधानसभा में चुनाव हुए, वहां पर भी काफी ऐसे प्रॉमिस वादे किए गए हैं। तो इन सभी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार को इस ऐसे कानून लाना ही था। तो अब देखिए इसमें गिग वर्कर्स को क्या लाभ होने वाला है, अगर हम थोड़ा उन पर देखें तो जो सामाजिक सुरक्षा सहायता 2020 अब जो पूरी तरह से 2025 में लागू हो चुकी, हालांकि ये 2020 के नाम से ही जानी जाएगी क्योंकि ये इस समय इसको मंजूरी मिली थी। तो पहली बार इन्होंने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रूप में इनको कानूनी तौर पर इनको परिभाषित किया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जो भी हमने अभी बात की है स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर या फिर डेंजो, इसके साथ ही फ्लिपकार्ट डिलीवरी, अमेजोन, इन सभी के जो वर्कर्स हैं इन सभी पर ये संहिता लागू होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि ये एक तरह से बात करें कि इस कानून से क्या कुछ हो सकता है, अगर हम नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें ना तो दिसंबर यानी कि दिसंबर के बाद से ये सभी एग्रीगेटर को पंजीकरण कराना होगा, यानी कि 6 मंथ के अंदर भीतर ही ऐसे उनको अपना अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही मार्च 2026 तक सभी गिग वर्कर्स का पंजीकरण डेटाबेस जो है वो तैयार हो जाएगा। अप्रैल से लेकर जो दुर्घटना बीमा स्वास्थ्य है ये सब कुछ शुरू हो सकता है, यानी कि ये पूरा जितने भी बिल है उसमें पूरा एक क्रमश बताया गया है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। यानी कि जैसे अभी पंजीकरण अनिवार्य होगा, पंजीकरण पूरा करेंगे, इसके साथ ही डेटाबेस तैयार होगा। इसके साथ ही अप्रैल 2026 से जो हमने देखा भी जो भी इंश्योरेंस वगैरह वो किया जाएगा। यानी कि 2025 के जो श्रम सुधार है इन्होंने जो बाकी यानी कि लेबर के साथ साथ जो गिग वर्कर्स है ना उनको भी अदृश्य या फिर कानूनिक रूप से मान्यता और संरक्षित बना दिया। अब ये सिर्फ पार्टनर नहीं है बल्कि सामाजिक सुरक्षा के हकदार भी हैं। तो अब चलते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपने देखी होगी, काफी सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का तेजस जेट है वो क्रैश हो चुका है ड्यूरिंग डेमो फ्लाइट के लिए दुबई एयर पर। यानी कि एक तरह से 21 नवंबर को यह दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान था LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो LCA ये अभी वहां पर क्रैश हो चुका है। और प्रदर्शन के दौरान यानी कि एक तरह से अपना एक डेमो दे रहा था, उसी दौरान ये हुआ है जिसमें वहां विमान के जो पायलट विंग थे उनके कमांडर जो थे उनकी मृत्यु हो गई है। ये जो घटना है अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई है। यानी कि दुबई का ये जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर ये दुर्घटना हुई है। हुआ क्या था, विमान प्रदर्शन के दौरान कई बार सफलतापूर्वक उड़ा था लेकिन कम ऊंचाई पर तब उड़ाया गया था। इसके साथ ही जब यानी कि नेगेटिव G मैन्यूवर के समय ये कम ऊंचाई पर ही अपना इसने कंट्रोल यानी कि नियंत्रण इसने खो दिया था। ये जो है नाक नीचे करके जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यानी कि आग लग चुकी है। इसके साथ ही पायलट की स्थिति वो यानी कि वहां पर जो विंग कमांडर थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके साथ ही जमीन पर क्या प्रभाव, कुछ खास मतलब इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके साथ अब इसकी जांच चल रही है, यानी कि भारतीय वायुसेना ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। यानी कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक रहेगी जो इसकी पूरी जांच करेगी ताकि हादसे का सटीक कारण यानी कि असली रीजन पता लग सके कि इस हादसे का असली रीजन क्या है। तो शुरुआती रिपोर्ट में अभी ये बताया जा रहा है कि इंजन फेलियर होने के कारण या फिर मैन्यूवर के दौरान टेक्निकल इशू इसमें हो सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली अभी तक कोई भी इसका रीजन नहीं बताया गया। अब देखिए दोस्तों, ये भारत का इंडियन एयरफोर्स का एक तरह से जेट है, फाइटर जेट। अब अगर उसके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रहेगा उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जिन कंट्रीज ने हमारे यानी कि भारत से वो तेजस फाइटर जेट जो खरीदना चाहते थे, अब वो क्या करेंगे, वो अब 100 बार सोचेंगे कि हो सकता है कहीं ऐसा ना हो एक तरह से
एक पूरी तरह ये टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया कि इसका मेन रीजन क्या है। इसके साथ ही जो राजनीतिक प्रतिक्रिया का है, इसमें जो हमारे यहाँ पर अलग अलग हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं, उन्होंने कहा है कि इस चीज को यानी कि अमेरिका, इसमें जो है ना इंजन जो है वो अमेरिकी इंजन इसमें यूज किया गया था, अमेरिका का यानी कि यूएसए का। तो कुछ लोगों के द्वारा ये कहना है कि जो यूएसए जो हमें इंजन दे रहा है वो मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं है, वो खराब है या फिर एक तरह से वो सही नहीं है हमारे विमान के बारे में। अगर हम तेजस के बारे में थोड़ा देखें तो ये एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी कि इंडिजीनियस है, इसको भारत में ही तैयार किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा इसको विकसित किया गया और MiG-21 को बदलने के लिए 1983 में इसको शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट को, लेकिन देरी के कारण इसकी जो पहली उड़ान हुई थी 2001 में हुई थी। इंडियन एयरफोर्स में अभी भी 40 से कम विमान है। अभी ये हल्का था, लाइट यानी कि लाइट वेट था, एकल इंजन वाला विमान है। इस जिसमें AESA रडार, MK-1A जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं इसमें। भारत निर्यात की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो अभी दूसरी मतलब ज्ञात दुर्घटना है, इसकी जो घटना है ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ है। तो अब देखिए ऐसी दुर्घटना वाले विमान कोई भी नहीं खरीदने वाला, कोई भी देश। इससे भारत की एक तरह से इकोनॉमी पर, भारत की जो एक तरह से हम बात करते हैं ना जो रैंक, उस पर भी फर्क पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तेजस विमान की जो तकनीकी क्षमताएं क्या क्या हैं, तो हमने अभी बात की, ये एक तरह से एकल सीट वाला है, एकल सीट वाला, और इसका जो एकल इंजन है और हल्का लड़ाकू विमान है ये, यानी कि इतना हैवी नहीं है। इसके साथ ही लंबाई इसकी देखिए हम तो 13 से लेकर 15 मीटर तक रहती है। और इसकी और अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो कॉम्बैट रेंज की, तो ये 500 किलोमीटर तक इसकी कॉम्बैट रेंज है। इसके साथ ही 700 से 800 किलोमीटर तक MK-1 तेजस जो है MK-1A जा सकता है। ठीक है, अभी जो वर्तमान में है यानी कि यहाँ पर ना इसकी 2 श्रेणियां अलग अलग आने वाली हैं। अभी जो हमारे पास है वो तेजस MK-1 है, इसके बाद जो आएगा वो होगा तेजस MK-1A होगा, ये 25 यानी कि 26 में आने वाली इसकी पीढ़ी है। और तेजस MK-2 अभी तक इसको डेवलप किया जा रहा है। इसका जो डिजाइन है ये पूरा डेल्टा विंग प्लस कैनार्ड कंपोजिट सामग्री का बना हुआ यूज किया गया इसमें, और इसका वजन कम है। रडार क्रॉस सेक्शन है इसमें। इसके साथ ही रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी है, यानी कि बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए। इसके साथ ही ग्लास का जो कॉकपिट है पूरी तरह से इसको डिजिटली तैयार किया है। कॉकपिट क्या होता है, जहां पर वो पायलट हमारे रहते हैं। इसके साथ रिफ्यूलिंग का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें मुख्य हथियार कौन कौन से रखे जा सकते हैं, इसमें हमारी जो स्वदेशी मिसाइल्स हैं उनको अस्त्रा, BBR, असराम यानी कि बंद दूरी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इसमें रखी जा सकती है भविष्य में। इसके साथ ही स्वदेशी स्मार्ट एंटी रनवे बम भी इसमें लगाया जा सकता है। अब देखिए तेजस जो हथियार प्रणाली है उसमें क्या क्या यानी कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज है। तो हवा से हवा में ये फायर कर सकता है, यानी कि एयर से एयर में ये फायर करने के लिए, या फिर एयर टू एयर ये यूज होता है। इसके साथ ही हवा से जमीन में भी एक तरह से ये एयर टू ग्राउंड में भी ये काम आ सकता है, एयर टू ग्राउंड में भी ये टारगेट कर सकता है। इसके साथ ही ड्रॉप टैंक एंड पॉड्स वगैरह इसमें लगाए जा सकते हैं, यानी कि एक तरह से पूरा लेजर मार्किंग से भी चल सकता है। भविष्य में कुछ आने वाले हथियार क्या, हमारे ब्रह्मोस जो NG है, ब्रह्मोस NG जो हमारा हथियार है 2027-28 इसमें इसकी उम्मीद है आने की। इसके साथ ही सॉलिड फ्यूल डक्टेड रमजेट BBR है। इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कैम्बेट जो मिसाइल है वो भी हो सकती है। लॉन्ग रेंज एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इसके साथ ही उत्तम मिसाइल होगी, और स्वदेशी एक तरह से ये स्वदेशी उत्तम जो है ये स्वदेशी हथियार होने वाला है भारत का। तेजस जो है अब पूरी तरह से मल्टी रोल बन चुका है, यानी कि एक रोल ना निभाने के कारण ये अलग अलग प्रकार के रोल निभा सकता है। हवा से हवा में, हवा से जमीन में, एंटी शिप रहेगा, ये सभी भूमिकाएं निभा सकता है। भारत जो है तेजस को मलेशिया, मिस्र, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, फिलीपींस
इन सभी को निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी जो दुर्घटना हुई है उसका इस पर असर पड़ सकता है। हो सकता है कि ये जो है यानी कि जो भी ऑर्डर दिए गए थे इन देशों के द्वारा वो उसको डिले कर दिया जाए या फिर उसको अभी तक रोक दिया जाए। तो ये एक बहुत एक तरह से बुरी खबर भी है भारत की इकोनॉमी के लिए कि अगर इसका जो है एक्सपोर्ट रुक जाता है तो भारत का जो स्वदेशी मतलब स्वदेशी हथियारों में जो भारत की एक तरह से पहुंच थी ना, मतलब कि बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज के इक्वल आने की, तो वो इसमें थोड़ी कम या फिर खत्म भी हो सकती है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल क्या है? द न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया शुड बी टुवर्ड एशिया, यानी कि भारत की जो नई नीति है, वो नई दिशा है, भारत की जो नई दिशा है वो एशिया की तरफ होनी चाहिए। तो ये हमारा एडिटोरियल ये फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस ऑफ डिप्लोमेट के द्वारा लिखा गया है, मुकुल सानवाल के द्वारा। तो वो क्या कहते हैं कि पश्चिम से मोहभंग का समय आ चुका है, यानी कि जो वेस्टर्न, यानी कि हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज पर ज्यादा डिपेंड है या फिर वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा मोह अपना कम करना होगा। इसमें क्या कहा गया है कि जो 7 दशकों तक भारत ने अपनी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ पर हम बात करें तो अटलांटिक केंद्रित विश्व व्यवस्था के इर्द गिर्द बुना हुआ है। हमने जो अमेरिका यूरोप को वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था, यानी कि अमेरिका और यूरोप को हम पूरे विश्व की नियम व्यवस्था को माना है, एक तरह से प्रतीक मानते हैं हम, तो उसका उनके संस्थानों की जगह जो है मांगी उनसे, उनकी मंजूरी को सफलता का हमने पैमाना बनाया। लेकिन इसका परिणाम क्या है? आज भी हम G7 की मेज पर नहीं बल्कि सिर्फ मेहमान की कुर्सी पर ही बैठते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि G7 जो है, यानी कि G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जो है, उसमें हम जो है उसकी चेयर पर नहीं बैठते, बल्कि फिर भी हमें यहाँ पर इस समिट में सिर्फ एज अ मेहमान ही ट्रीट किया जाता है। आज भी हमारा 80% से ज्यादा कच्चा तेल, अगर हम बात करें 80% से ज्यादा हमारा क्रूड ऑयल जो है वो मध्य पूर्व से आता है, और उस क्षेत्र में हमारी आवाज जो है अमेरिका ईरान तनाव के बीच बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। आज भी हमारी सबसे बड़ी जो ट्रेड पार्टनर सूची उसमें चीन की अगर हम बात करें ट्रेड, चीन में हम सबसे ज्यादा चीन से ही ट्रेड कर रहे हैं। फिर हम जो है अमेरिका दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले चाइना, फिर यूएसए है। इसके बाद जो है इंडो पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो चीन को ही घेरने की रणनीति में सहायक बनते रहे हैं। यह जो विरोधाभास है अब पूरी तरह से असहनीय हो चुका है। इसके अलावा भारत को स्पष्ट रूप से एशिया की तरफ मोड़ना होगा, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर एशिया की तरफ अपना रुख करना होगा भारत के लिए। यह सिर्फ भौगोलिक निकटता की बात नहीं कि मतलब कि हमारा ये जियोग्राफिकल बिल्कुल नजदीक नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन, आर्थिक सामाजिक पुनर्जागरण की बात भी है। इसके साथ आर्थिक केंद्र जो है वो अब पूरी तरह से एशिया में होना चाहिए। 2025 का अगर हम डेटा देखें तो एशिया वैश्विक का, यानी कि पूरे विश्व का जीडीपी का 50% से ज्यादा योगदान दे रहा है, यानी कि दिया है इसने। भारत चीन आसियान का जो त्रिकोण दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने वाला है। इसके साथ फिर भी हमारी जो ट्रेड नीति है अभी भी यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका की तरफ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ही जुड़ी हुई है अटकी हुई। जबकि हम बात करते हैं थाईलैंड जैसी कंट्रीज की, वियतनाम की, इसके साथ ही हम इंडोनेशिया की, इनके साथ जो है ऐसे देशों के जो है चीन के साथ RECP जैसे पहले से ही वो कमा रहे हैं, इसके रेमिटेंसेस वगैरह। समय है कि अब हमें एक्ट ईस्ट की तरफ, यानी कि ये सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए एक्ट ईस्ट की तरफ, बल्कि हमें इसकी तरफ मुड़ना भी होगा, इसकी तरफ हमें बढ़ना होगा। उत्तर पूर्व, यानी कि अब अगर हम बात करें अंडमान निकोबार को सिंगापुर हब जैसा बनाए, म्यांमार के रास्ते उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना होगा, और बांग्लादेश, इसके साथ ही भूटान है, नेपाल है और भारत जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को वास्तविक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना चाहिए। इसके साथ दूसरा रीजन क्या है? दूसरा यह कि सामरिक स्वायत्तता का मतलब है एशियाई संतुलन। यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात कही गई है। क्वाड अच्छा है, यानी कि जो हम क्वाड की बात करते हैं वो अच्छा है, लेकिन वे पूरी तरह से अमेरिका पर केंद्रित है। यानी कि उसमें हमने देखा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 कंट्रीज है इसमें। लेकिन ये पूरी तरह से इसमें लीडर की अगर हम बात करें तो अमेरिका हर जगह पर ही लीडर बना हुआ है। भारत को या किसी और कंट्री को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। भारत को अब जो है शंघाई कॉरपोरेशन, ब्रिक्स, आसियान जैसे मंच पर उतनी ही ऊर्जा लगानी होगी। इसके साथ ही
रशिया, ईरान, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है उससे चाबहार से जो व्लादिवोस्तोक है उसको पूरी तरह से एक्टिव हमें करना होगा। हमें यह समझना होगा कि जो हिंद महासागर उसमें हमारी सुरक्षा की जो चाबी है पूरी तरह से वो मालदीव या फिर श्रीलंका, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया के हाथ में भी है, ना सिर्फ डियागो गार्सिया में। यानी कि डियागो गार्सिया में ना होकर बल्कि बाकी कंट्रीज को भी हमें महत्व देना होगा, उनकी तरफ भी हमारा जो झुकाव है उनकी तरफ हमारी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ सिविलाइजेशन और आत्मविश्वास की जो वापसी, एशिया का मतलब सिर्फ चीन नहीं है। अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा समझ रहा हो कि अमेरिका या फिर यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन को छोड़कर हमें एशिया की तरफ आना चाहिए, इट मीन्स ये नहीं है कि हमें चीन की तरफ झुकना चाहिए। ये बौद्ध सर्किट है, यानी कि भारत श्रीलंका, इसके साथ भारत श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इसके साथ ही कंबोडिया, वियतनाम, तो ये सभी देश होने चाहिए। ये इंडिक सर्किट है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में हिंदू बौद्ध विरासत है हमारी भारत की। ये फारसी भारतीय संस्कृति की धुरी है, ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान। जबकि नालंदा, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, इनको पुनर्जन्म देंगे जब अयोध्या, कंधार, काबुल की जो सांस्कृतिक यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तब एशिया हमें उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि सिविलाइजेशन लीडर मानेगा। तो पश्चिम में हमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का तमगा दिया, पर वोटिंग राइट्स में हमें हमेशा वीटो पावर वालों के साथ खड़ा किया गया। एशिया हमें सिविलाइजेशन स्टेट के रूप में हमें देखता है, जिसके पास 5000 साल की समृद्धि है और 2047 तक की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का एक आत्मविश्वास देता है। इसलिए जो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो इस समय पर क्या होना चाहिए, लुक ईस्ट या फिर एक्ट ईस्ट का अगला चरण नहीं होना चाहिए, बल्कि बी ईस्ट का भी ये समय हुए, यानी कि हमें ईस्ट की तरफ ही बढ़ना होगा और ईस्ट ही हमें बढ़ना होगा। तो भारत जो है अब एशिया की परिधि नहीं बल्कि उसके केंद्र बनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। अब देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, इसमें 4 स्तंभ, मतलब इसमें 4 स्तंभ या फिर 4 पिलर है। एक्ट ईस्ट जो भारत की पॉलिसी है ये 2014 में इसको शुरू किया गया था, और लुक ईस्ट पॉलिसी जो है 1991 में थी, उसको अपग्रेड किया गया है। पिछले 10 सालों में इस नीति ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन अब इसे सिर्फ पूरब की तरफ ही एक्टिव होना होगा, तभी भारत जो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें 4 पिलर कौन से? सबसे पहले तो आर्थिक जुड़ाव होना चाहिए, दूसरा सामरिक रक्षा सहयोग होना चाहिए, तीसरा जो हम बात करते हैं कनेक्टिविटी, चौथा जो है सांस्कृतिक एवं जन से जन का संपर्क होना चाहिए। आर्थिक जुड़ाव जिसमें एशिया फर्स्ट ट्रेड आर्किटेक्चर के रूप में काम करना होगा। इसका लक्ष्य क्या है 2030 तक कि आसेन के साथ, जो हमारा आसेन है उसके साथ व्यापार जो है $200 बिलियन से बढ़ाकर इसको $500 बिलियन करना, जिसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड उसके टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको बनाना। इसके साथ ही इंडियन ओशन या फिर इंडो ओशियन जो है इसको स्वतंत्र भारतीय ढांचा होना चाहिए। कनेक्टिविटी यानी कि 3 बड़े एशियन कॉरिडोर जो है उनको 2023 तक पूरा करना है। कौन कौन से? पूर्वी कॉरिडोर। पूर्वी कॉरिडोर में कौन कौन सा है? भारत आता है, इसमें म्यांमार आता है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो ये है पूर्वी कॉरिडोर। इसके साथ ही उत्तरी कॉरिडोर, इसमें भारत, बांग्लादेश आता है, उत्तर पूर्व आता है, म्यांमार आता है, चीन, यानी कि चीन का जो एरिया वो कुनमिंग तक है, तो ये एक कॉरिडोर है। इसके साथ ही तीसरा कॉरिडोर है हमारा दक्षिण समुद्री कॉरिडोर। इसमें जो है चेन्नई, जिसमें विशाखापत्तनम है, अंडमान निकोबार संभाग है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब कुछ इस पूरा एक तरह से समुद्री मार्ग का ये दक्षिण हिस्सा है। इसके साथ ही अगर हम संस्कृति की बात करें तो सिविलाइजेशन री इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे, यानी कि हमारे जो लोग हैं, भारत के लोगों का दूसरे देशों के यानी कि पूर्व के जो देश है उनके लोगों के साथ से संपर्क अच्छा होना चाहिए। तो 2025-30 के लिए एक तरह से गेम चेंजर की तरह ये काम कर सकता है। अंडमान निकोबार को नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश बनाकर सिंगापुर जैसा जो टैक्स रेगुलेशन रिलीज, इन सभी चीजों को लागू किया जाए अच्छी तरह से। भारत, जापान, आसियान, ये इनकी जो ब्लू इकोनॉमी ट्रायलॉग शुरू करना, तो ये सब इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे, यानी कि हमने ये जो हमने एडिटोरियल किया इसमें हमने एक्ट ईस्ट की तरफ बात की। एक्ट ईस्ट नीति जो है सिर्फ नीति नहीं होनी चाहिए बल्कि भारत का जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण है वो उसका भी एक तरह से वाहन होना चाहिए।
ये नीति तब सफल होगी जब सिंगापुर का मतलब जो बच्चा है भारत को बिग ब्रदर कहे, यानी कि सिंगापुर जब भारत को बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करे, जब हनोई की सड़कों पर हिंदी फिल्मों के गाने बजे, यानी कि भारत का जो प्रभाव है सभी देशों में होना चाहिए। तो एक्ट ईस्ट से कनेक्ट ईस्ट होगा, उससे लीड ईस्ट होगा और फिर बी ईस्ट होगा। यानी कि हम यहाँ पर अगर एक चेन में इसको देखें तो एक्ट, इसके साथ ही कनेक्ट, इसके साथ फिर लीड करेगा, फिर उसके बाद बी ईस्ट होगा। तो भारत को अब अपनी जो नीति पूरी तरह से एशिया की तरफ करनी होगी। अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, कल हमने एक टॉपिक किया था, अगर आपको याद हो टॉपिक के साथ हमने न्यूज देखी थी, जो प्रेसिडेंट के जो 14 क्वेश्चन के सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था राज्यपाल और प्रेसिडेंट की शक्तियों को लेकर या फिर उनके विधायक पास करने की मंजूरी को लेकर। तो इसमें यही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट 2025 फैसले के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल को विधेयक पर तुरंत निर्णय लेने के लिए जारी नहीं कर सकता? इसका बी ऑप्शन है, मैंडेमस जो है वो ऐसा परमादेश नहीं हो सकता। यदि राज्यपाल विधायक को रोक देता है यानी कि विद होल्ड्स एसेंट, तो विधानसभा क्या कर सकती है? इसका ऑप्शन बी है, नया विधेयक ला सकती है अगर रोक सकता है तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने 2025 में 14 संवैधानिक प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद है 143, यानी कि 143 जो आर्टिकल है इसके तहत ही राय मांगी गई थी। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की जो राय है वो मांग सकता है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार निम्न में से कौन सी बात सही है? इसका सही ऑप्शन है, विधेयकों को अनिश्चित काल तक लटकाना संविधान विरोधी है, यानी कि और लंबे समय तक इसको लटका कर रखना ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है। यह है आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय सामान्यतः किसकी सलाह पर लिया जाता है? यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो राष्ट्रपति को कोई भी मान लीजिए विधेयक भेजा तो किसकी सलाह पर होगा? तो सही ऑप्शन आपने बताना है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, मंत्री परिषद की, स्वतंत्र विवेक से, या फिर विधानसभा की अध्यक्ष की सलाह पर। तो आपने इसका सही ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। मिलेंगे हम अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।